हेलो दोस्तों, मैं अजय नेक्स्ट टारगेट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य जानकारी यानी जनरल अवेयरनेस से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और पूछने की संभावना है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज। ठीक है, मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है। प्रश्न आपका पूछ रहा है द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी इज, यानी मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है। ऑप्शन डेंटिन, संहत अस्थिऊतक, परिस्थिकला, दंत इनेमिल। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों बताएं। ऑप्शन है डेंटिन, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू, पेरियोस्टियम, टूथ इनेमिल। आंसर बताया दोस्तों, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी टूथ इनेमिल। दंत इनेमिल क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। दंत इनेमिल मानव शरीर में सबसे कठोर वस्तु है। यह दांत का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह दांतों को क्षारीय पदार्थों से होने वाले दुष्परिणामों से बचाता है। दंत इनेमिल का यही काम है कि क्षारीय पदार्थों से होने वाले दुष्परिणाम को हमारे दांतों को बचाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट कैन बी ग्रोइंग। विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट्स कैन बी ग्रोइंग। मृदा का प्रयोग किए बिना भी पौधों को उगाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न है आपका विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट कैन बी ग्रोइंग, यानी मृदा का प्रयोग किए बिना ही पौधों को उगाया जा सकता है। ऑप्शन डिस्टिल वाटर, साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। आंसर बताएं दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा। मैं एक बार और प्रश्न को रिपीट कर देता हूँ। विदाउट यूजिंग सॉइल प्लांट कैन बी ग्रोइंग, यानी मृदा का प्रयोग किए बिना पौधों को उगाया जा सकता है। अशुद्ध जल से, लवण के घोल में, शर्करा के घोल में, पोषक घोल में। सही आंसर बताया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, यानी पोषक घोल में। पोषक घोल में क्या कर सकते हैं हम लोग, मृदा का प्रयोग किए बिना हम लोग पौधों को उगा सकते हैं। यानी पोषक घोल अगर रहेगा, बिना मृदा से ही हम लोग पौधों को उगा सकते हैं। ठीक है, अब पोषक घोल के बारे में जान लेते हैं। पोषक घोल क्या होता है। पोषक घोल का निर्माण 1938 ईस्वी में हाइगलैंड और ऑर्नेन द्वारा किया गया। ठीक है, यह पौधों को मृदा का प्रयोग किए बिना उगाने का सर्वोत्तम उपाय है। पौधों को वृद्धि के लिए 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से किसी भी तत्व की कमी हो जाती है अगर, तो पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, सल्फर, इन तत्वों को दीर्घमात्रिक पोषक तत्व भी कह सकते हैं। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीज, कैल्शियम तथा सल्फर आदि इन तत्वों को दीर्घ पोषक तत्व भी कहते हैं। और लघु पोषक तत्व में आपका लोहा, जस्ता, तांबा, निकेल, मैग्नीज, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, इन तत्वों को लघु मात्रिक पोषक तत्व भी कह सकते हैं। यानी कुल मिला के 17 पोषक तत्व हैं। और एक भी तत्व की कमी हो जाए, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि में से किसी भी में कमी हो जाए तो पौधों का विकास अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट, द वेराइटी ऑफ स्टील विच इज रेसिस्टेंट टू एसिड इज। द वेराइटी ऑफ स्टील विच इज रेसिस्टेंट टू एसिड इज,
यानी अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है। अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म है, तो कौन सी किस्म है दोस्तों? ऑप्शन आपका कार्बन स्टील और मोब्लिडियम स्टील, निकेल स्टील, स्टेनलेस स्टील। सही उत्तर बताया दोस्तों, कार्बन स्टील, मोलिब्डेनम स्टील, निकेल स्टील, स्टेनलेस स्टील। राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी स्टेनलेस स्टील। अब स्टेनलेस स्टील की बात आती है तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु होती है। जब साधारण इस्पात में अन्य धातु जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, निकेल मिला दी जाए तो ये मिश्र धातु कहलाती है। ठीक है। अब देखिए स्टेनलेस स्टील क्या होता है? अम्लों का प्रतिरोध करने वाली स्टील की किस्म स्टेनलेस है। अम्ल का जब प्रतिरोध करती है तो उसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। यह एक मिश्र धातु है। ठीक है। इसमें 15% क्रोमियम रहता है। यह कठोर होता है, इसमें जंग भी कभी नहीं रहता है। ठीक है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? 15% क्रोमियम होता है, जिसके कारण यह इसमें जंग नहीं लगता। यह अम्ल क्या करता है? प्रतिरोध करता है। अब देखिए मैंगनीज स्टील में लोहे के साथ 15% क्रोमियम रहता है। ठीक है। मैंगनीज स्टील में और लोहे के साथ अगर 15% क्रोमियम रहता है तो इसका उपयोग रेल की पटरियाँ एवं स्विच काटने की मशीनें, ठीक है, स्विच एवं काटने की मशीनें बनाई जाती हैं। अगर 15% क्रोमियम मिलाते हैं स्टील में तो आपका स्टेनलेस स्टील बनता है। अब 15% क्रोमियम अगर मिलाते हैं तो उसका प्रयोग रेल की पटरियाँ बनाने में, स्विच बनाने में, काटने की मशीन बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह बहुत कठोर एवं कम घिसने वाला होता है। अगर स्टेनलेस स्टील में 3 से 4% क्रोमियम को मिलाते हैं, निकिल को मिलाते हैं तो यह कठोर एवं लचीला हो जाता है। ठीक है। 3 से 4% निकेल को मिलाते हैं तो यह कठोर एवं लचीला हो जाता है। इसका प्रयोग धुरे, बिजली के तार, हवाई जहाज एवं मोटर के कल पुर्जे बनाने में काम आते हैं। ठीक है। ये तो हुआ आपका स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द establishment of the Mughal administrative on the idea and principles different from Sultan of Delhi was mainly the work of। प्रश्न आपका है, the establishment of the Mughal administrative on the ideas and principles different from Sultan of Delhi was mainly the work of। ठीक है। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों के भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? ऑप्शन अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। सही उत्तर बताया दोस्तों, अकबर, बाबर, जहांगीर और शाहजहां। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, बाबर। अब देखिए बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर ने मुगल प्रशासन को दिल्ली के सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम किया। ठीक है। उसने सर्वप्रथम सुल्तान की परंपरा को तोड़कर अपने को बादशाह घोषित किया। उसने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया। उसने बादशाह की उपाधि धारण करके मुगल बादशाहों को खलीफा के नाम मात्र आधिपत्य से भी मुक्त कर दिया और वे किसी विदेशी सत्ता या व्यक्ति के अधीन नहीं रह गए। ठीक है। ये रहा बाबर के बारे में। और बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनका जन्म फरगना में 1483 ईस्वी में हुआ था। 24 फरवरी 1483 ईस्वी फरगना में हुआ था। ठीक है। इन्होंने
1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The famous Kohinoor diamond was presented of Humayun by the king of. The famous Kohinoor diamond was presented to Humayun by the king of. प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हुमायूं को कहाँ से राजा द्वारा भेंट किया गया था? प्रश्न है, The famous Kohinoor diamond was presented to Humayun by the king of. यानी प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हुमायूं को कहाँ के राजा द्वारा भेंट किया गया था? ऑप्शन पर्सिया, ग्वालियर, कंदाहार और मारवाड़। सही उत्तर बताया दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, ग्वालियर। ठीक है, एक बार और प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। The famous Kohinoor diamond was presented to Humayun by the king of. The right answer is B, ग्वालियर। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब ग्वालियर क्यों? आगरा के किले से मुक्ति के बदले ग्वालियर नरेश विक्रमजीत ने कोहिनूर हीरा हुमायूं को भेंट किया था। ठीक है, आगरा के किले से मुक्ति के बदले ग्वालियर नरेश विक्रमजीत ने कोहिनूर हीरा हुमायूं को भेंट किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। विच वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी? विच वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी? यानी गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला अखिल भारतीय आंदोलन कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन सिविल ओबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, रोलेट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह। ऑप्शन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट और बारदोली सत्याग्रह। सही उत्तर बताया दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग सबके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी के द्वारा नमक कानून को तोड़ने के साथ शुरू की गई थी। ठीक है, असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय आंदोलन के नाम शुरू किया गया था, जिसको अखिल भारतीय नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सरकारी उपाधियां, ठीक है, सरकारी जो उपाधियां थी उसको लौटाना था, जैसे सरकारी स्कूल, कॉलेज, कपड़ा आदि सबका बहिष्कार करना, सरकारी उत्सव का बहिष्कार करना और सरकारी जो समारोह थे उनको भी बहिष्कार करना था। ठीक है, रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। यह 1919 ईस्वी में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से कानून को बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, लार्ज डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स resulting from an earthquake are called. Large destructive sea waves resulting from an earthquake are called. भूकंप से पैदा होने वाली समुद्र की विशालता विनाशकारी तरंगों को कहते हैं। प्रश्न है दोस्तों, लार्ज डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स रिजल्टिंग फ्रॉम एन अर्थक्वेक आर कॉल्ड। ठीक है, ऑप्शन टाइडल वेव्स, सबडक्शन, धारा करेंट्स, सुनामी। ठीक है, यानी ज्वारीय तरंगे, सबडक्शन, धाराएं, सुनामी। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सुनामी। भूकंप से पैदा होने वाली समुद्र की विशालता विनाशकारी तरंगों को सुनामी कहते हैं। ठीक है, अब सुनामी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ज्वारीय तरंग, सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागर जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा गिरने को भाटा कहते हैं। ठीक है, इससे उत्पन्न तरंगों को ज्वारीय तरंग कहते हैं। सीधी सी बात है।
धाराएं महासागरों के एक भाग से दूसरे भाग की ओर विशेष दिशा में जल निरंतर प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। धाराओं के उत्पन्न होने का मुख्य कारण पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण बल तथा विक्षेपक बल से संबंधित कारक होते हैं। महासागरों से हटकर उत्पन्न होने वाले कारक जैसे वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण तथा सूर्य ताप। महासागरों से उत्पन्न होने वाले कारक जैसे दाब प्रवणता, तापांतर, लवणता, घनत्व तथा बर्फ का पिघलना। ठीक है। सुनामी समुद्र में आने वाले भूकंपों से समुद्र के जल में उथल पुथल होती है, जिससे सुनामी नामक भयानक लहरें उत्पन्न होती है। हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 की सुनामी सुमात्रा यानी इंडोनेशिया के तट के निकट आए भीषण भूकंप द्वारा उत्पन्न हुई थी, जो कि एक सुनामी के ही कारण हुई थी। ठीक है। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय लहरें भी कहा जाता है। नेक्स्ट 9 डिग्री चैनल सीपरेट्स। 9 डिग्री चैनल सीपरेट्स। ठीक है, यानी 9 डिग्री चैनल अलग करती है। ठीक है, 9 अंश चैनल किसको किसको अलग करती है? ऑप्शन इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंडिया एंड श्रीलंका, लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय, नॉर्थ अंडमान एंड साउथ अंडमान। राइट आंसर बताया दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ठीक है, अब जान लेते हैं लक्षद्वीप और मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल अलग करती है। भारत श्रीलंका को पाक स्टेट अलग करती है। ठीक है, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान को 10 डिग्री अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को इंग्लिश चैनल अलग करती है। ठीक है, इतना जानकारी हमको रखना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द मैक्सिमम शेयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ कम फ्रॉम। द मैक्सिमम शेयर ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नाउ कम्स फ्रॉम। अब सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम हिस्सा कहाँ से आता है? ऑप्शन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, सर्विस, लाइव स्टॉक, यानी विनिर्माण से, कृषि से, सेवाओं से, पशुधन से। सही उत्तर बताया दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, सर्विसेज से, यानी सेवाओं से। सेवा क्षेत्र से सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी। ठीक है, डीजीपी को क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद का 2/3 हिस्सा आता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का अधिकतम यानी 2/3 हिस्सा सेवाओं से आता है, सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज या आर। बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी इज एंड आर। अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्याएं क्या है? ऑप्शन प्रोवाइडिंग बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ टू ऑल, elimination of poverty and reduction of inequalities of income and wealth, decide as to what, how and for whom to produce, और इनमें से नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सही उत्तर बताया दोस्तों। सभी को जीवन की मूल आवश्यकताएं उपलब्ध कराना, निर्धनता का उन्मूलन और आय एवं संपदा की विषमताओं को कम करना, क्या, कैसे कि और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना। राइट आंसर बताया दोस्तों। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी निर्धनता का उन्मूलन और आय एवं संपदा की विषमताओं को कम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which is correct in respect to Nobel Prize 2015.
विच इज करेक्ट इज रिस्पेक्ट टू नोबेल प्राइज 2015, यानी नोबेल पुरस्कार 2015 के बारे में क्या सही है। ठीक है, ऑप्शन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज अवार्डेड टू स्वेतलाना अलेक्सीयेविच। नोबेल पीस प्राइज वाज अवार्डेड टू ट्यूनिसियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट। अब हमको बताना है कि केवल 2 सही है या फिर एक पूर्णतः सही है परंतु 2 आंशिक रूप से सही है, या दोनों सही है या इनमें से केवल एक सही है। सही आंसर हम लोग को ढूंढना है दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बोथ आर करेक्ट, यानी दोनों सही है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वेतलाना अलेक्सीयेविच को दिया गया। ठीक है, 2015 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वेतलाना अलेक्सीयेविच को दिया गया और शांति का नोबेल पुरस्कार ट्यूनिसियन नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को दिया गया। 2015 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार बेलारूस की महिला पत्रकार या लेखक स्वेतलाना अलेक्सीविच को ए मोमेंटम टू सफरिंग एंड कॉरेज इन एनी लाइफ के लिए दिया गया तथा ट्यूनेशिया की संस्था नेशनल डायलॉग क्वार्टेट को ट्यूनेशिया जनक्रांति के बाद लोकतंत्र निर्माण में विशिष्ट योगदान के लिए 2015 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हु हैज बीन इलेक्टेड एंड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। किसे अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। ऑप्शन बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, सी बराक ओबामा, बिल वर्कर। ठीक है, राइट आंसर बताया दोस्तों, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, बिल वर्कर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति है। ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन द अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016। हु ओन द अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2016। किसने अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2016 को जीता। ऑप्शन इंडिया, बी श्रीलंका, सी वेस्ट इंडीज, डी साउथ अफ्रीका। सही उत्तर बताया दोस्तों, भारत, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, वेस्ट इंडीज। अंडर 19 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2016 को वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। यह प्रतियोगिता 22 जनवरी 2016 से 14 फरवरी 2016 के मध्य बांग्लादेश में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू 108 समाजवादी हेल्थ सर्विस। हाउ मेनी पीपल हैव बीन बेनिफिटेड थ्रू 108 समाजवादी हेल्थ सर्विस, यानी कितने लोगों को समाजवादी स्वास्थ्य सेवा 108 के द्वारा लाभ मिलेगा। ऑप्शन मोर देन 50 lakhs, बी मोर देन 55 lakhs, मोर देन 69 lakhs, मोर देन 77 lakhs। ठीक है, सही उत्तर बताया दोस्तों, 50 लाख से अधिक, 55 लाख से अधिक, 69 लाख से अधिक और 77 लाख से अधिक। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोर देन 69 लाख्स, यानी 69 लाख से अधिक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 1 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी स्वास्थ्य सेवा 108 प्रारंभ किया गया। इस योजना
के 69 लाख वो योजना से 69 लाख से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। और आज का आखिरी प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ओन द वोमेन्स हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016? Which of the following country has won the Women's Hockey Champions Trophy 2016? निम्न में से किस देश ने महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016 जीता? निम्न में से किस देश ने महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016 जीता? ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड एंड अर्जेंटीना। ठीक है, सही उत्तर बताया दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अर्जेंटीना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2016 जीता। महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2016 जून 2016 में लंदन ब्रिटेन में हुआ। ठीक है, लंदन के ब्रिटेन में हुआ, ब्रिटेन के लंदन में हुआ। ठीक है, संपन्न हुआ। यह महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का 22वां संस्करण था, जिसे अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हराकर अपने नाम किया। अर्जेंटीना विश्व की एकमात्र टीम है जिसने 7 बार यह ट्रॉफी अपने नाम विश्व रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, अगर टेक्निकल सिविल इंजीनियर से प्रश्नों को अध्ययन करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में बताएं हमें, कि जल्द ही पेपर ईपीट्रिपल 2016 और 18 का पेपर होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को और जीके करंट अफेयर्स प्रश्नों को भी अध्ययन करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।